अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं मज़हर बुखारी। मैंने गुजारिश की थी जी कि पिछले वीक हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें ज़्यादा मेहमानों को बुलाने की बजाय हम कोशिश करेंगे कि किसी एक मेहमान के साथ एक प्रोग्राम किया जाए और इसको डिबेट की बजाय हम इंटरव्यू टाइप का प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज मेरे साथ एक नहीं बल्कि तीन शख्सियात मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए भी कि जब मैंने वादा किया था कि एक नहीं हम एक शख्सियत को बुलाया करेंगे और आज मैंने तीन शख्सियात को क्यों बुला लिया। वजह यह है जी कि आपके सामने जब मैं अपने मेहमान को मैं पेश करने जा रहा हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए कि बहसीत इंसान वो एक आइडियल पर्सनालिटी हैं। और मैंने उनको जो पहले जितने मैंने प्रोग्राम्स में बुलाया, बहुत सारे डिबेट प्रोग्राम में आपने देखा, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप उनको देखते आ रहे हैं। पॉलिटिकल टॉक्स या सोशल इश्यूज़ पे गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन जब मैंने बहसीत इंसान की बात की है, यहाँ पे ज़ाहिर है तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आबाद है, बरतानिया में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास वाकई आपका दिल चाहता है कि आप उनके पास जाके बैठे, क्योंकि उनके पास बैठने से बहुत कुछ आप सीखते हैं। कम से कम मुझे ये जो मेरे मीडिया में जो चंद साल गुजरे हैं, मुझे बहुत मौका मिला उनसे सीखने का। मेरे आज के मेहमान जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैंने तीन शख्सियात क्यों कहा? तीन नहीं है, ये हैं तो एक, लेकिन ये 3-4 आप कह सकते हैं कि 4 in 1 आप कह सकते हैं। एक बैरिस्टर अमजद मलिक। अमजद मलिक मिलनसार, खुश मिजाज, बहुत बड़े मेहमान नवाज। पाकिस्तान से जितने लोग आते हैं, वो चाहे वो कला बरादरी से हों, वो कोई सियासी शख्सियत हो, कोई समाजी शख्सियत हो, उनका पड़ाव जो होता है वो अमजद मलिक साहब का घर होता है। ज़ाहिर है ये प्यार करते हैं और बेलौस खिदमत करते हैं, वरना कौन किसी के पास इतनी दूर से चल के आता है। एक तो अमजद मलिक ये हैं। दूसरे अमजद मलिक ये हैं कि जो सोशल वर्कर होने के साथ साथ बहुत पाए की कानूनदान है। यहाँ यूके में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से अपना आप मनवाया और आज यूके भर में जो बहुत सीनियर कानूनदान है उनमें बैरिस्टर अमजद मलिक का शुमार होता है। अब तीसरी जो इनकी पर्सनालिटी के हवाले से वो आप सब जानते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन OPF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का उनको चेयरमैन बनाया। और ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को OPF की चेयरमैनशिप दी गई है। सो इस हवाले से भी आज हमने उनसे बात करनी है और उनकी जो ज़ात के हवाले से कि अमजद मलिक कौन है और अमजद मलिक ही क्यों चेयरमैन OPF, ये बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वेलकम बैक। ये प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं मज़हर बुखारी। मेरे साथ
मेरे मेहमान जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। कोशिश करते हैं जी कि अमजद मलिक साहब से हम अपने सवाल रखें और आपके सवालात जो है वो उनके सामने रखें। सर, सबसे पहले अमजद मलिक कौन है? जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, वेलकम बैक एट DM। आपके हमेशा प्रोग्रामों में आना जो है इट वाज ऑलवेज अ प्रिविलेज। मैं समझता हूँ जी अमजद मलिक एक वेरी हसास दिल रखने वाला और एक somebody who is a learner, wants to learn more and wants to serve his people, and a lawyer who always wants to strive to work for the welfare of his people। तो मैं यही समझता हूँ कि लेकिन सर, आपने बात की लॉयर की, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे वकील भाई पाकिस्तान से भी तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। UK से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ से लॉ करके। लेकिन यहाँ पे तो पैसे कमाने हैं ना मलिक साहब। आप मतलब है कि कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैंने एक महीना कमाया और महीने के बाद को पाकिस्तान से शख्सियत आ गई, उसके 2 डिनर रख दिए, 2 दौराने रख दिए, 2 फंक्शन करवा दिए, वो महीने की कमाई सारी खर्च कर दी। ये तो अल्लाह की देन है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बुज़ुर्गों से सीखा है उसको अप्लाई किया है। मेरा पहला जो एज अ ट्रेनी मेरा काम था कि मैं क्वालिफ़ाई करूँ। मैंने क्वालिफ़ाई करने के बाद जो अपनी प्रैक्टिस जब शुरू की 2003 में, तो मेरा दूसरा जो मकसद था कि मैं ब्रिज करूं यहाँ के वकला और पाकिस्तान के वकला में। तो माशाल्लाह वो 2003 से 2013 तक 10 साल हमने कामयाबी के साथ लाहौर हाई कोर्ट बार, डिफरेंट रीजनल बार, खारियाँ, गुजरात, फैसलाबाद, सुप्रीम कोर्ट बार हाईएस्ट लेवल के ऊपर, पाकिस्तान बार, पंजाब बार, उनके साथ हमने ये 10 साल एक कंटिन्यूस रब्ता रखा। उनको बुलाया, हम ख़ुद भी गए, वकला का आपस में एक रब्ता, बाहम रब्ता मुनज़्ज़म किया। एज़ अ लॉयर, एज़ अ प्रैक्टिस हमने पैसे कमाने को ज़्यादा तरजीह नहीं दी। पैसे ज़ाहिर है एक फैक्चुअल पार्ट है, रियल पार्ट है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ने 15 से 20% हमेशा फ्री काम किया, जिसके ऊपर 2001 में लॉ सोसाइटी ने प्रो बोनो लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, और बल्कि 2000 में लॉर्ड बिंगम ने, यहाँ के चीफ जस्टिस ने, बेस्ट इंसानी हकूक़ का अवार्ड दिया, जो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस करने के ऊपर, और प्रो बोनो केसेस में हमने हाउस ऑफ लॉर्ड तक एक मुस्लिम इमाम का केस लड़ा था, हाउस ऑफ लॉर्ड तक, तो उसके ऊपर दिया। तो मेरा ख्याल में बैलेंस करते हैं आप, किसी भी ज़माने में आप पैदा हों, किसी भी जगह पे आप पैदा हों, आप बैलेंस करते हैं। और बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी माई सेल्फ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि मुझे इसके ऊपर 2-3 दफ़ा रिपोर्ट लिखने का मौका मिला, फिर OPC का मसवदा बनाने का मौका मिला। मैं उसका पहला कमिश्नर रहा 3 महीने, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये UK यूरोप की नुमाइंदगी, पहले डायरेक्टरशिप दी, फिर मुझे चेयरमैन मुंतखब किया गया और बिला मुकाबला में मुंतखब हुआ 3 साल के। अच्छा, मैंने अभी बहुत सारी बातें करनी है जो कि वैसे से चेयरमैन OPF नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके सवालात ले लेते हैं, लेकिन उन सवालात के जवाबात जो है वो हम आखिर में लेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं जनाब बड़े सीनियर साफ़ी हैं हमारे बार्सिलोना स्पेन से, जनाब शाहिद अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं? जी, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब बैठे हैं जी मेरे साथ। जी, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था जी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तानी फैमिली के साथ नारावा सलूक हुआ है, उसके बाद जो हम यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको उस फैमिली से इज़हार यकजहती के लिए या क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ताकि इस तरह के जो वाकयात हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा ये कि OPF अपने प्लेटफॉर्म से क्या कर रही है, एक ये बात। और दूसरा ज़िमनन सवाल मैं बैरिस्टर से पूछना चाहूंगा, वो तशरीफ लाए थे स्पेन में, बहुत सारी बातें हुई थी, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि बहुत सारे लोग इंतकाल कर जाते हैं 7 समंदर पार की, फिर पाकिस्तान उनकी डेड बॉडी जब भिजवाई जाती हैं, अगर कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि एयरपोर्टों से उनकी डेड बॉडीज उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाए, तो ये ठीक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम सवालात जो है वो उनके जवाब लेते हैं बैरिस्टर साहब से, लेकिन कुछ जो ज़िमनी सवाल मेरे दिन में मैं चाहूँगा जी कि मैं उन सवालात के भी जवाब लूँ। राइटर भी हैं आप, 2 किताबें लिख दी आपने, कब टाइम मिलता है?
मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में जब जुडिशल स्ट्रगल चल रही थी या इमरजेंसी हुई या डिक्टेटरशिप का टाइम था, तो वो एक टाइम था कि एज ए यंग लॉयर मैं समझता था कि पाकिस्तान में हमें अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। उसी ज़माने में मैंने 2 किताबें लिखी, रोड टू जस्टिस एंड रोड टू डेमोक्रेसी, एंड आई एम प्राउड कि हमने अपना हिस्सा डाला। और जब चीफ जस्टिस साहब को उतारा गया, उसमें आई वाज वन ऑफ द पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में। तो मैं समझता हूँ कि एज अ लॉयर आप फ्यूचर देखते हैं और फ्यूचर की पेशबंदी करते हैं, फ्यूचर देखते हैं, पेशबंदी करते हैं और अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ जो पहला नेशनल सिक्योरिटी का मुकदमा है उसको देखें तो हमने उस वक़्त पेशबंदी की, जो सर कादरी हैं, सिबगतुल्लाह कादरी, उन्होंने हमारे साथ मिलके इसको मुकदमे को लड़ा, लीड किया, और हम समझ रहे थे कि ये मुकदमा बेस बनेगा कल को। अगर आज हमने पेशबंदी ना की, कल हमारी ये नेशनलिटियाँ छीन लेंगे, और उसी तरह हुआ। इसी तरह पाकिस्तान में मिलिट्री हुकूमत के दौरान अगर आप जमहूरियत के लिए सफ़बंदी नहीं करते तो आप अपना हिस्सा नहीं डालते एज़ सिविलियन या एज़ लॉयर या एज़ लॉ अबाइडिंग या लॉ नोइंग या लॉ प्रैक्टिसिंग सिटीज़न। तो वो हमने अपना हिस्सा डाला और लिख के भी डाला। वैसे फ़िज़िकली भी आपने स्ट्रगल की, वकला के साथ भी हमने मुतहर्रिक किया। मुस्लिम लीग नून के साथ नज़रियाती वाबस्तगी है या मियाँ साहब की ज़ात के साथ आपकी कोई वाबस्तगी है? मैं समझता हूँ जी कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो जो शुरू से ही मुस्लिम लीगी है, जो हमने सुना है। और हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इलेक्शन तो लड़ते नहीं हैं हम, टेक्निकल टाइप लोग हैं ज़्यादा। लेकिन मियाँ साहब के साथ मुझे एज अ वकील इंटरेक्शन का काफ़ी मौका मिला है, और उस तजर्बे को जो है वो इस्तेमाल करते हुए मज़ीद आप समझ सकते हैं कि इनके साथ इंटरेक्शन हुआ है। उनकी लीगल साइड मैंने काफ़ी देर तक। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो आपके ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर नहीं होते किसी भी सियासी पार्टी में, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनकी अटैचमेंट कुछ ज़्यादा होती है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बैरिस्टर हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान जा रहे थे और एक दफ़ा वहाँ से डिपोर्ट हो चुके थे, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। मैं उनके वकील के तौर पे दोबारा आप जब वो गए मैं वकील के साथ उनके साथ गया था और धक्के खाए, वहाँ डर वर नहीं लगा? FIA से धक्के खाए। मैं अपनी वसीयत लिख के गया था यहाँ से। मुश्किल टाइम था, मुशर्रफ का अरूज था उस वक़्त, और आई वाज जब उनको डिपोर्ट किया गया तो मैं बाहर न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन टाइम्स को इंटरव्यू दे रहा था। तो लोग कह रहे थे कि ये कौन है कि जिसको डर तो नहीं है। ये क्या हम समझें कि ये जो POF की जो चेयरमैनशिप है, क्या ये उसके सिले पे मिली है? नहीं, उसका कोई इसका हल नहीं है, इसकी हिस्ट्री है। एक तो ये मैं कहूँ कि मियाँ साहब जो है उनके साथ जो भी मेरा तल्लक है, मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करते हैं क्रिटिसिज्म, और काफ़ी सख्त चीज़ें मैं अपने डोसियर्स हैं उसमें लिखता हूँ, और हमेशा उन्होंने वेलकम किया है, कई दफ़ा एक्नॉलेज भी किया है। तो ये नहीं है, हर एक का एक अपना एक तल्लक होता है। आप अगर लीडर को कुछ बताते हैं तो उनको भी हमने ही बताना है, और हम जो बताते हैं हर दफ़ा इग्नोर नहीं होता। लाजमी नहीं है कि आप तारीफ़ें ही करेंगे तो लोग सुनेंगे। मेरे ख्याल में जितनी सख्त बातें हम लिख जाते हैं कई दफ़ा, तो शायद आप सोच भी ना सकें कि ये इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त भी होती हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त होती हैं। शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी। मैं पार्टी स्ट्रक्चर को भारत के साथ मैं समझता हूं, नहीं, वो अगर कोई नहीं आपके साथ जब तक कि एक लॉबी नहीं है जो खुसूसी तौर पे क़यादत के चारों तरफ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी अमजद मलिक को चेयरमैन बना दें, कुछ कहते हैं जी जुबैर गुल को ये बना दें। मुझे पता नहीं, आपके साथ कोई लॉबी देखने में नहीं आई। मैंने जिस दिन मैं बना हूँ, मुझे उस वक्त तक पता नहीं था, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा नाम। तो आपकी रिकमेंडेशन के लिए कुछ लोग कोई लॉबी कुछ लोग, आई डिडंट से टू एनीबॉडी, आई वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड। ठीक है। अच्छा, एक इसमें सिर्फ ऐड कर दूं मैं, आपने जो कहा है इससे पहले, मैं समझता हूं कि जब आप सही बात कर रहे हों तो आपका काम बोलना चाहिए, जो मेरी अपनी फ़िलॉसफी है। मैंने और चौधरी सरवर साहब ने ओवरसीज़ के इश्यूज़ के ऊपर एक रिपोर्ट बना के दी थी जो मियाँ साहब ने कमीशन की थी, शहबाज साहब ने। उसके बाद ये कमीशन बना पंजाब में, जिसका मसवदा मैंने तहरीर किया। तो ये काम बोल रहा था। तो जब ये OPF रीऑर्गेनाइज हुई तो उसमें ऑटोमेटिकली वो उस काम की वजह से उन्होंने सोचा कि इसको भी साथ रखें। खालिद शाहीन भट्ट भी आया अमेरिका से, नूरुल हसन तनवीर आया दुबई से, जहांगीर मिन्हास आया, जुबैर उमर आया हमारे साथ, नासिर सिद्दीकी साहब आए, ये 6 लोग आए और 6 सेक्रेटरीज आए।
तो मेरे ख्याल में इस रीजन से उन्होंने, क्योंकि वो काम था जो, उस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने शायद सोचा होगा कि इसने मसवदा भी बनाया है, इसके पास पंजाब के मॉडल के ऊपर एक जायचा है। अच्छा, OPF के सवाल जो है वो और आ रहे हैं कुछ हमारे जी साथ। ज़रूर। इटली से हमारे एक दोस्त हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सीनियर कालम निगार हैं, जनाब महमूद असगर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। जी महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मज़हर बुखारी साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुलाया, ख़ासतौर पर हम ओवरसीज़ के लिए। और इनका काम जो है वो तो मतलब हमारी एक ख्वाहिश थी बड़ी पुरानी, जो मतलब ओवरसीज़ हैं कि हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो इनकी मौजूदगी में हम समझते हैं कि हमें एक होप, एक उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन इनके चेयरमैनशिप के अंदर ये जो गुज़श्ता दिनों एयरपोर्ट पर जो वाक़या हुआ है, जो मतलब इस तरह की किसी भी महज़ब मुल्क में इस तरह की कोई मिसाल मिलती नहीं है। तो इस हवाले से मतलब ये क्या करेंगे, इन पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर दें। और एक दो इन्होंने दौरे किए हैं इटली में और स्पेन में, तो उसमें कुछ दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे इटली में इनका जो प्रोग्राम हुआ है उसमें कोई मतलब जो लोग मौजूद थे उनको सवाल करने का सहाफ़ियों को मौका नहीं दिया गया। तो ये खुद बड़े सहाफ़ी हैं, मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। ये एक एक शख्स की बात बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। तो अगर ये अपने जो मतलब काम है वो डिप्लोमेट्स पर डिपेंड करेंगे, तो डिप्लोमेट्स तो पहला उनका ये स्टाइल होता है कि वो अगर सियासतदान भी आया हो तो कहते हैं कि सियासी सवाल नहीं किया जा सकता, बहुत रिजर्व होते हैं डिप्लोमेट। तो इस तरह अगर ये मतलब कुछ इस तरह का एक तो मैं इनको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। ये जो एडवाइजरी काउंसिल इन्होंने बनाई है, ये मतलब बहुत से इनकलाबी काम ये कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ काम होते हुए नजर भी आए। इटली के हवाले से स्पेसिफिक एक मसला है जो मैं इनके गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो ये है कि इटली में कुछ लड़के तकरीबन 3-4 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें लड़के कत्ल हुए हैं दूसरी मतलब कम्युनिटीज की जानब से। हमारी एम्बेसी ने तावन किया, उनको मतलब पाकिस्तान भेज दिया, लेकिन उनकी जो डेड बॉडीज हैं, लेकिन लीगल एड उनको नहीं मिली किसी तरफ से भी। तो जो मतलब ना OPF की तरफ से ना ही पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह अगर कोई बंदा अगर कोई कत्ल होता है तो जो अवाम होती है वो पाकिस्तान की या किसी मुल्क की जो है वो औलाद की तरह होती है। तो उनकी लीगल एड, उनके मतलब फैमिलीज की, और छोटे छोटे वाकयात पर कत्ल हुए। बहुत शुक्रिया महमूद असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके, बड़े वैलिड क्वेश्चन आपके, और बल्क साहब से इनके जवाब ज़रूर लेंगे जी। बहुत शुक्रिया जी। जी आप जवाब देना चाहेंगे? पहले मेरे ख्याल में शायद साहब पहले असगर साहब के ताज़ा हैं वो। जी ठीक है। मैं समझता हूँ इटली में बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। मैं 3 घंटे एम्बेसी में सबको, जमातों की नुमाइंदगी सबके लोगों की, उनको सुना। बाद में बशीर अमरा साहब का शाइया था, उसमें भी हमने तकरीर की। वहाँ पे सवालों जवाब नहीं लिए, लेकिन क्योंकि हम 3 घंटे का मैराथन करके आए थे एम्बेसी से, एम्बेसी में करने का मकसद ये था कि हम लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते थे कि आप 500 बंदा इकट्ठा करें और लोगों से पैसे लें। अच्छा नहीं, एक चीज़ और की जो वैलिड बात है ना, जिसके ऊपर मैं भी, क्योंकि आपका भी वास्ता रहा है एम्बेसी के साथ, हमारा भी रहता है, ये बात तो तय है कि जो हमारा कॉन्सुलेट या हमारे एम्बेसी के लोग जो वहाँ से आते हैं वो अपने आप को किसी और मखलूक से समझते हैं। वो ठीक, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आप अवामी आदमी हैं। लेकिन मैं बाहर भी गया और वहाँ भी सुना, साथ उनके जो जितनी देर तक उन्होंने आखिरी आदमी ने भी सवाल नहीं कर लिया तब तक मैंने उनकी बातें बैठ के सुनी। जो इटली की तरफ से जो यूरोप की पूरी रिपोर्ट बन के गई है, इटली में जो लोगों ने मुतालबात किए, चाहे वो एम्बेसी में कंप्लेंट बॉक्स था या कोई फ़्लाइट का मसला है, डेड बॉडी का मसला है, बैंक का मसला है, वो सारे हमने उस रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करके प्राइम मिनिस्टर को भी भेजे, बोर्ड में भी डाले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूरोप के दौरे को पर्सनली अप्रिशिएट किया। दूसरी बात इनकी बिल्कुल ये ठीक है, ये आगे जो है हमने पूरा एक वेबसाइट के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, अभी भी हम गुजारिशात और सिफारिशात ले रहे हैं। इटली से भी एडवाइजरी काउंसिल जो हमने बनाई है उसमें से इटली में से भी लोगों के लिए है। CWA रिजवान सलाबत डॉक्टर साहब मौजूद हैं, राब्ता उनसे रखें, बाहम राब्ता रखें। और इस जैसे जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लाजमी अपनी गुजारिशात भेजते रहें। मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मैं हुकूमत का या एम्बेसी का नुमाइंदा नहीं हूँ। जितनी एम्बेसी के बारे में चीज़ें हमने लिखी हैं शायद किसी ने ना आज तक लिखी हों, स्टाफ ट्रेनिंग, कंप्लेंट बॉक्स, कम्युनिटी इंटरेक्शन के, ये मुलाकात करें,
मेरा एम्बेसियों में जाने का सिर्फ एक मकसद था कि मैं नहीं चाहता था कि लोगों के ऊपर बोझ डले, और इस यूरोप के पूरे ट्रिप का हमने OPF से या गवर्नमेंट से कोई पैसा भी क्लेम नहीं किया था, ताकि ये लोगों को पता लगे कि ये लोग जो आ रहे हैं ये सेल्फलेस ड्राइव पे आ रहे हैं, सिर्फ उनसे मिलने और उनसे सुनगुन लेने आ रहे हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं। जहाँ तक एयरपोर्ट वाले वाक़े का मसला है, जिस दिन ये हुआ है मैंने उसी दिन रात को प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा है कि हम ये पूरी दुनिया में दौरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज बुलंद हो, और एयरपोर्ट के ऊपर औरतों के साथ इस तरह की बदसलूकी अगर होगी तो ये इमेज जो है पाकिस्तान का बाहर, ये कोई खातर ख्वाह, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और आप इसको टेस्ट केस के तौर पे लें। OPF के आपको अगर पता हो, अकरम लोन साहब जो हमारे OPF के डेस्क के उस वक्त स्टाफ थे जो डेस्क पे मौजूद थे, उसने जाके रोका है उनको कि आपने अब इनको मार ही देना है, और उसने कहा आप अपने डेस्क पे जाएं। तो हमने उसको भी अप्रिशिएट किया है कि उसने ब्रेव एक एफर्ट किया है, साथ उसकी रिपोर्ट भी ली है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को बाकायदा मैंने ख़त लिखा है कि OPF के डेस्क को पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया जाए और वहाँ पे SP तैनात किया जाए। साथ हमने स्टाफ ट्रेनिंग को कहा है कि कंपलसरी करार दिया जाए। साथ हमने कहा है जिनका एप्टीट्यूड नहीं है एयरपोर्ट ड्यूटी का, तो उसको आप चेंज करें, उन लोगों को वहाँ ना रखें जिनमें और ये नया एयरपोर्ट जब बनेगा इस साल के एंड तक वजीर आजम साहब चाहते हैं कि नया और एयरपोर्ट अभी आजकल जो है 4 फ्लाइटें इकट्ठी हो जाएं तो मछली मंडी बन जाती। नया एयरपोर्ट में जाने से इंशाल्लाह ताला चीजें और बेहतर, लेकिन हमने ये मामला ये खसूसी तौर पे लेडीज नहीं, लेकिन ये उठा लिया नहीं, लेडीज का ये कोई जस्टिफिकेशन ये मैं आपको, अगर लेडीज ने कोई बदतमीजी भी की थी तो उनके पास इख्तियार था FIA के पास, उनको ऑफलोड कर लेते, उनको चार्ज कर लेते, उनको रोक लेते। ये कोई इख्तियार नहीं है कि टिश्यू पेपर पूछने से या वीडियो बनाने के ऊपर आप जो है मारपीट करें। प्रॉब्लम यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 3-4 मिनिस्ट्री से वास्ता पड़ता आपका। कस्टम जो है वो एक अलग मिनिस्ट्री है, आपकी इमिग्रेशन एक अलग मिनिस्ट्री है, ASF बाहर खड़ी है, उसके साथ आपका वास्ता है। मियाँ साहब ने जब ये इनकी जो पहली गवर्नमेंट थी, जब ग्रीन चैनल का अनाउंस किया इन्होंने, इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर के आर्डर दें ग्रीन चैनल के, आप जाके देखें एयरपोर्ट्स पे आज भी, आप जाहिर है कि आप चेयरमैन है OPF के, आप तो VIP लाउंज के रास्ते से जाते होंगे, लेकिन मैं अगर पब्लिक वाले जाता हूं और अपने डेस्क पे जाता हूं जी, मैं हर दफा अपने डेस्क पे जाते हैं तो आपने हर दफा अपने डेस्क पे जाता हूं कि स्पेशली अगर वो देखते हैं कि कोई अकेली खातून या बच्चों के साथ कोई खातून सफ़र कर रही है, तो वो दानिस्ता तौर पर जो पोर्टर होते हैं उसका सामान लेके दानिस्ता तौर पर जाएंगे, वो मशीन में से गुजारना है जी, वो कस्टम इंस्पेक्टर के पास लेके जाना है जी, तलाशी जी, ये है वो, मतलब है कि तंग करने के लिए, उनसे कुछ पैसे बटोरने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम OPF के डेस्क को अगर इस तरह एक्टिवेट मजबूत बनाएंगे, हम अगर वहां पे कोई खातून जाए तो वो सीधी उस बुखारी साहब हमने 8 एयरपोर्टों के ऊपर OPF का डेस्क बनाया है। 8 जगह पे 24 घंटे की शिफ्ट के 3 शिफ्टों में लोग वहां डेस्क पे आ रहे हैं। सर डेस्क होने से मतलब नहीं है, डेस्क एक्टिवेट होने से मतलब देखिए बुखारी साहब, अब आप लोग ओनरशिप इसकी ले रहे हैं, अब आप iPhone यूज करते हैं, अब आपको पता लगता है कि आप डेस्क पे जाते हैं, कुछ चीज़ मांगते हैं, क्या मिलती है। ये डेस्क टेक्निकली बनाए ही आपकी खिदमत के लिए गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ये बन गए हैं, इनको मजीद आम करना, मजीद इसमें फैसिलिटीज लानी, ये जो आप यूज करेंगे। अगले सवाल की तरफ शाहिद साहब ने भी एक सवाल उन्होंने भी ये पूछा था, और मैं अश्योर करता हूँ कि ये जो नॉर्वे वाला जो वाक़या हुआ है औरतों के साथ, ये काबिल मजम्मत वाक़या है। मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया था। अभी OPF अपने तौर पे इसको हैंडल कर रही थी या नहीं कर रही थी, स्ट्रेट वे प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि हमारी एफर्ट्स के, एक तरफ OPC का वफद जा रहा था नॉर्वे, और उस दिनों में नॉर्वे की ख़वातीन के साथ ये सलूक जो है, मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है, जो हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हम जा रहे हैं, ये उसके लिए कंड्यूसिव नहीं है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मेरे ख्याल में ये 2 वाक़यात हुए हैं एक ही हफ्ते में। एक ओल्डम की फैमिली के साथ हुआ है, उसके ऊपर भी नोटिस लिया है, जो हमारा लोकल TV है उसने ये रिपोर्ट किया था, उसके ऊपर भी नोटिस लिया है, इसका भी नोटिस लिया है। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसको टेस्ट केस बनाएं, और ये मारपीट जो है इस तरह का किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में इसकी इजाज़त नहीं है। कानून इजाज़त देता है, अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप कानून के साथ प्रोसेस करें उसको, ये कोई तरीका नहीं है कि आप सरेआम जो है मारपीट। महमूद अस्कर साहब ने जो बात की, मैंने आपकी पूरी वेबसाइट खंगाली। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से गुजारिश करूँगा कि आपकी पूरी जो वेबसाइट है
वो आपने नई वेबसाइट नहीं देखी ना? हाँ जी। आपने पुरानी देखी है। हमने 1 जुलाई को नई वेबसाइट का इफ्तिताह किया है, वो आप भी जरा इंग्लिश में ही है? चेक, इंग्लिश एंड उर्दू, www.opf.org.pk, उसके ऊपर जाएं। मैं फर्स्ट अभी अच्छा, अप्रैल को नहीं, मैंने- इसका इफ्तिताह करके मैंने आया। जो गुजारिश करनी है कि उसमें मैंने जितने भी आपके फीचर देखे उसमें डेड बॉडी की जो बात अभी की थी शायद साहब ने, डेड बॉडी का मैं थोड़ा सा हाँ नहीं क्लियर कर जी दूं। ओपीएफ तमाम तारकीन वतन को एयरपोर्ट से लेके घर तक एम्बुलेंस के जरिए डेड बॉडी घर पहुंचाने की जिम्मेदार है। अब आप इसको छोड़ दें, हमने एक डेजिग्नेटेड असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है वहां ओपीएफ में, जो राब्ते में है 8 एयरपोर्ट डेस्क के साथ, 17 मुल्कों में CWAs के साथ एंड मिशन के साथ। वो जैसे ही ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, आप उनको जहाज की टिकट की कॉपी दें, उनको कहें कि एडवाइस करें ओपीएफ को कि हमारी डेड बॉडी आ रही है। मैं रोज इसको मॉनिटर कर रहा हूं, रोज 4-5 लोग उतर रहे हैं वहां, और ये ओपीएफ जो है डेड बॉडीज घर तक लेके जाती है। आप प्रोग्राम बंद करते हैं तो मैं आपको भी दिखाता हूं। लीगल एड की बात की थी महमूद साहब लीगल ने एड, कि लीगल एड बहुत बड़ा एक हाँ। इशू है। हम 10 लाख 5 से 10 लाख लोग सालाना मुल्क से बाहर काम के लिए भेजते हैं। वो प्रोटेक्टरेट पे पैसे देते हैं, उन पैसों से हमारा ओपीएफ चलता है। हम गवर्नमेंट के फंड से नहीं चलते। हमने इस साल जब से मैं चेयरमैन बना हूं, हमने तकरीबन 1 अरब रुपया सिर्फ कॉम्पनसेशन में दिया है। ये उन लोगों के लिए है जो मुल्क से नंबर 1 काम के लिए जाते हैं, प्रोटेक्टरेट लेके जाते हैं, इंश्योरेंस लेके जाते हैं। ये स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस इससे अलहदा है। हमने 1.5 लाख की रकम होती थी, इसको 4 लाख बढ़ा के किया है। सो ओपीएफ गिव 4 लाख रुपए, जो मुल्क से बाहर काम के दौरान शहीद हो जाए या डिसेबल हो जाए तो उसको 3 लाख रुपए। ये स्टेट लाइफ और उन रियासत के क्लेम से अलहदा है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोटेक्टरेट लेके गल्फ में जाते हैं, 10 लाख के करीब लोग, तो वो ज्यादा इससे इस्तेफादा करते हैं। और इस साल रिकॉर्ड, ये पूरी हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। अच्छा, मेरे साथ एक हमारा सवाल है। हमारा बजट जो है, हमने आधा बजट तकरीबन 1 अरब रुपया ये हिट करने जा रहे हैं, जो सिर्फ कॉम्पनसेशन में दिया है। जो बंदे शहीद या डिसेबल होते हैं, हम उनके क्लेम जैसे ही आते हैं महीने के एंड पे फारग कर। सर मुझे एक सवाल लेना है और फिर मैं आपसे मजीद पूछूंगा जी। अहमद साहब जर्मनी से हैं जी, हमारे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। बुखारी साहब, आपको और मलिक साहब का बहुत बहुत सलाम, और आपको दोबारा आने की बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारा जो काम पहले भी करके गए, आप शुरू किया, अल्लाह ताला जज़ा दे। और मलिक साहब की सारी बात जब से शुरू हुआ प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे तो एक तकलीफ यहाँ पे ये है कि ओरिजिन कार्ड की इन्होंने फीस 220 यूरो बना कर दी है। पहले 100 थी, 7 साल का बनाया, लेकिन दोबारा बनाने के लिए जब दिया, जब एक बंदे का बन गया और 30-32 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके ऊपर इतनी जी 2-4 महीने लटका देना। हमारा जो प्रोग्राम था छुट्टियों का, जो यहाँ से मिलती है कंपनी से, तो हमने तो जहाँ था पाकिस्तान, तो ओरिजिन कार्ड बनाने में 2-2.5 महीने लगा दिए। एक तो ये मसला था। दूसरा, मैं जो वोट देने का हक जो चौधरी इफ्तिखार के जमाने में चंद लोगों ने अप्लाई किया था, मलिक साहब ने भी कुछ काम किया था उसके ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो दूसरी हुकूमत आई है, जो 5 साल गुजर रहे हैं जिनके, इन्होंने कुछ उसके ऊपर कुछ फोकस किया है क्या? हम जो फॉरेनर इतना रेवेन्यू भेजते हैं, क्या हमारा हक भी है उस मुल्क में कि अपना वोट का इस्तेमाल करके बहुत शुक्रिया अहमद साहब, थैंक यू सो मच जी। अहमद साहब का जो पहला मसला है नादरा वाला, वो मैं नादरा चेयरमैन से खुद मिला था जाके। 3-4 उनके ऊपर हमने इश्यूज उठाए थे। एक, इन्होंने मोबाइल सर्जरियाँ यहाँ बंद कर दी थी, तो वो हमारे नादार लोग, डिसेबल या पेंशनर्स या एल्डरली लोग, उनके लिए तकलीफ बढ़ गई थी और डाटा चोरी होने का ख़तरा हो गया था, तो वो तो बहाल हो गई थी। हम उनसे मज़ीद कह रहे हैं कि डिसेबल के लिए थोड़ा सा कंसेशन की जाए, जो लोग डिसेबल हैं। हमारे पेंशनर लोगों के लिए जो है कंसेशन की जाए, जो ओवर 60 हैं, जो पेंशनर हैं, उनके लिए नादरा कार्ड की फ़ीस में कमी की जाए। पीओसी एक अलहदा मसला है, उसके लिए भी हम उठा रहे हैं। रिसेंटली शिकायत आई है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कोई एडवाइस भी दी है, जिससे पीओसी कार्ड लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, रिन्यूअल करने में फ़ीस भी ज़्यादा हो गई है। तो ये हम दोबारा इसको उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर एक इसके अलावा जो उन्होंने वोट की बात की है, वोट का राइट जो है, सीईसी भी इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख रहे हैं, अभी पिछले दिनों बयान भी आया है, हम इसके ऊपर उठा भी रहे हैं। लेकिन दिस करंट गवर्नमेंट एक स्टेप आगे जा रही है, आप लोगों को नुमाइंदगी के लिए वो गौर कर रहे हैं। पहली खेप आप समझे कि एडवाइजरी काउंसिल पे ऊपर 136 लोग हमने लिए हैं। एमएलए जो है बर्मिंघम से, यूके पार्लियामेंट के जो यूके के नज़ाद आदमी है, बर्मिंघम से यहाँ गए हैं। आज़ाद कश्मीर की मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली बने हैं, इनडायरेक्ट जो मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए। हम इसी तरह का फार्मूला चाहते हैं कि
कि हमें सेनेट और नेशनल असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए। मैं इसको उठा भी रहा हूँ OPF के फोरम से, खुद मिल भी रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि गैल्वनाइज करें। आप भी इसके ऊपर उठाते रहें। बीइंग अ तारकीन वतन, मैं खुद समझता हूँ कि हमारी नुमाइंदगी 8 मिलियन लोगों की पार्लियामान में होनी चाहिए। मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ, लेकिन वोट के ऊपर सर बहुत ज़रूरी है, वोट के ऊपर टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से वोट का राइट आपको दे देंगे तो देन यू विल हैव टू हैव डायरेक्ट एक्सेस जो नुमाइंदा खड़ा हो रहा है। इस वजह से देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज। हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और अपनी तजावीज़ भी दे रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी तजावीज़ ले रहा है। ये अकेला ई वोटिंग नहीं है कि एम्बेसी में जाके तो अंगूठा लगा देना है या ई वोट आपने डाल देना है। ये भी है कि जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे क्या उनको आपकी एक्सेस होगी, क्या वो कैनविस कर सकेंगे, क्या यूके में तो इजाज़त है, सऊदी अरब वालों का क्या करेंगे आप? रेफरेंडम हो तो फिर पॉसिबल हो। नहीं, रेफरेंडम में हाँ ना पूछना होता है। कहा जब आपने किसी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को वोट डालना है, कई मुल्कों में ये आज़ादी है, कई में कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी आपकी, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, और कई मुल्कों में पॉलिटिकल जो है वो बैन है, वो इजाज़त ही नहीं है। फिर कई जगह लोगों पे शायद इंडिपेंडेंट जो वोटिंग है वो आपके सफारत खाने के जरिए इजाज़त न। सर बुनियादी सवाल जो मैंने आपसे पूछना है, बहुत सारे आपने कहा कि आपने वेबसाइट नहीं बनाई, वेबसाइट पर जो आपकी सर्विसेज हैं उसमें ज़ाहिर है तालीम, सेहत, हर चीज़ उसमें एंटाइटल कौन है? जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपने उसमें क्लेम किया है कि 9 मिलियन लोग जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन 9 मिलियन में से कौन लोग ऐसे हैं जो आपकी सर्विसेज से यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की सर्विसेज से सही तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? पुराने ज़मानों में, ये 1979 से बनी हुई है, पुराने ज़मानों में जो फोकस था वो गल्फ़ था और वर्कर्स थे जो पैसे दे के प्रोटेक्ट हो के जाते हैं। जब से हम आए हैं हम इसका मेंट्रा चेंज कर रहे हैं। वी हैड अ लॉन्ग सेशन कि इसकी मिशन एंड विजन एंड ऑब्जेक्टिव चेंज किए जाएं। हमने इसमें नॉन GCC कंट्रीज़ को भी ऐड किया है। हमने गल्फ, अमेरिका, यूके, यूरोप, कनाडा, ये पहली दफ़ा है कि हम कह रहे हैं कि नहीं इसका स्कोप वाइडन करें, इसमें आप लेके आएँ तमाम दुनिया के तारकीन वतन। ये एक। दूसरा, अगर आप ये सर्विसेज हैं रेलेवेंट टू द टॉपिक, मसलन हम यूरोप में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। जहाँ जो यूरोपियन के इश्यूज़ हैं वो गल्फ़ वालों के नहीं हैं, जो अमेरिका के इश्यूज़ हैं या बरतानिया के इश्यूज़ हैं वो दुबई वालों के नहीं हैं। वहाँ पे नेशनलिटी नहीं होती, यहाँ पे नेशनलिटी होती। यहाँ के बच्चों के इश्यूज़ हैं, सो हमने स्टाइपेंड्स इशू किए हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान अपने बच्चे भेजना चाहते हैं, इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को अपना कल्चर, ज़बान सिखाना चाहते हैं। हमने 30 मिलियन की फ़ंड जो है एलोकेट किया है। 30 हम हर एक वक्त में छुट्टियों में 30 जो वर्क एक्सपीरियंस जॉब निकालेंगे कि ताकि आपके बच्चे। मेरे सवाल का जवाब वही है, मैं ये सारे हूं कि पूरी दुनिया वो जो कार्ड है पूरी दुनिया जो आपने OPF का कार्ड सब ले सकते हैं, वो कोई भी कार्ड ले कोई सकता भी है? कार्ड ले सकता है। और ये जो आपकी कंडीशन है कि जो लोग पाकिस्तान में यहाँ से ज़र मुबादला बेचते हैं, अगर वो FERC कार्ड है, अच्छा, वो एक कार्ड है जो मेंबरशिप OPF का कार्ड है। नहीं मतलब ये वो मुल्क से बाहर रहने वाला कोई शख्स जो ले लोग हुंडी के जरिए पैसे बेचते हैं, क्या वो एंटाइटल है? वो नहीं, वो FERC का कार्ड ले सकते हैं। वो एक्स्ट्रा एक एडिशनल बेनिफिट्स है, उसका सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड है, जिसके ऊपर आपको एक रायत दी गई है कि अगर आप इतने पैसे बैंक के जरिए भेजते हैं तो FERC कार्ड लें और अपना रजिस्टर करवाएं, और उसके ऊपर आपको एक फैसिलिटी है कि आप कस्टम पेड आइटम जो है अप टू 50,000 तक फ्री। सर तालीम के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे यूके में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में जो अपने वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में जाके तालीम हासिल करें, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि अपनी वैल्यूज़ का पता चलता है। और जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि बच्चे की तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी होती है। OPF ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, तालीमी इदारे बनाए वहाँ पे। मैं पढ़ रहा था आपकी वेबसाइट पे कि पिछले 1-2 साल में तकरीबन 702 तालिबात जो थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बच्चियाँ, जिन्होंने इस्लामाबाद में जो तालिबात के लिए जो कॉलेज, स्कूल से लेके कॉलेज तक जो ग्रेजुएशन तक वहाँ पे बनाया और फैसिलिटी आपने वहाँ पे उनको दी है। लेकिन ये बहुत कम तादाद है मलिक साहब, अगर हम देखें बिल्कुल बहुत कम, क्योंकि 9 मिलियन लोग और उनके बच्चे किसी के HESN में पढ़ रहे हैं, किसी के बहुत सारे तालीमी इदारे में नाम नहीं लेना चाहता, तो OPF के तालीमी इदारों का क्या तालीमी मयार ऐसा नहीं है? नहीं, या आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे तालीमी इदारे हैं अराउंड अबाउट 26 हैं,
उसमें 13% जो है तादाद मुल्क से बाहर बच्चों की है, मुल्क से बाहर से जो बच्चे हैं। और ये मेरे ख्याल 5% कोटा जो हमें अलाउड है वो भी अब ख़तरे में है, क्योंकि डेवोल्यूशन के बाद 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मसला बन गया है, अब वो लिम्बो में है। हम नंबर 1 तो ये कोटे वाला मामला तमाम असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से इनके साथ उठा रहे हैं कि हुकूमत, तो सूबाई हुकूमतें और सेंट्रल हुकूमत तारकीन वतन को उस कोटे को बहाल करे, ताकि हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस में जाना चाहते सरकारी महकमों में उनको हिस्सा मिले। लेकिन जो वजह, जो सबब है एंजाइटी का, वो ये है कि 5000 बच्चे दुबई में स्कूल नहीं जा रहे, गरीब हैं, अफोर्ड नहीं करते, स्कूलों की कमी है गल्फ़ में। तो हमने इस बोर्ड के ऊपर इनिशिएटिव लिया है, हम फजीरा स्कूल से इसका स्टार्ट कर रहे हैं। हम गल्फ़ में OPF अपने स्कूल बनाएगी इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे कि उनको रायती नरखों के ऊपर हमारे बच्चे पढ़ सकें, स्कॉलरशिप पे पढ़ सकें, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको स्कूल भेजा जा सके। तीसरा, हम ई-लर्निंग इनिशिएटिव, उसके लिए हमने मुख्तस किए हैं पैसे कि हम ई-लर्निंग के ज़रिए हमारे स्कूलों से असातिज़ा वहाँ पे सेंटर बना के वहाँ क्लासों का इजरा कर सकें, ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है मुस्तफ़ीद किया जा सके, जैसा कुरान लर्निंग है। जो आपने बात की है कि हमारे स्कूल, मेरे ख्याल में 2 टॉप ऑफ द रेंज स्कूल्स हैं हमारे, वो F8 गर्ल्स कॉलेज है, अभी भी आजकल भी उसका मेरिट और सर उसका इतना खूबसूरत कॉलेज 30 लेकिन उसमें तादाद तारकीन वतन की 13% है। प्रॉब्लम यह है कि अब लोग जो अप्लाई करेंगे, जो उनका जो उन्होंने मेरिट रखा हुआ है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ही तो आपको दाखिला होगा। लेकिन वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट स्कूल है इस्लामाबाद का। बॉयज़ का भी मैंने अभी इसी दफ़ा विज़िट किया है, बॉयज़ कॉलेज भी जो हमारा इस्लामाबाद में है वो भी अच्छे परफॉर्मेंस है। लेकिन मैंने जहाँ बात की, बाकी स्कूल खसारे में हैं और तारकीन वतन की तादाद कम है। हमने ऐसी ऐसी जगह पे स्कूल खोले हुए हैं। मगर साहब उसकी प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, मानता हूँ कि उसका मयार तालीम अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। 4800 स्टूडेंट्स जो हैं वो लोकल स्टूडेंट्स हैं। उसकी रीजन क्या है कि रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से बच्चे वहां पे जा सकते हैं। बिल्कुल, वो आपकी बात तारकीन वतन कोई फैसलाबाद से है, कोई साहिवाल से है, कोई कराची से मैंने है, कहा ना, और हॉस्टल आपका जो है उसमें 100 से उन लोगों की फैसिलिटी के लिए ही डिफरेंट जगहों पे स्कूल बनाए गए हैं। लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, तारकीन वतन को वहां स्कूल चाहिए जहां उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कॉलेज जो आपने बनाए हैं इस्लामाबाद में अब मयारी कॉलेज हैं, लेकिन अगर हॉस्टल की सहूलत वहाँ पे, वो बॉयज़ कॉलेज में मैं खुद विज़िट करके आया हूँ, उसमें मैंने नोट किया है, उन्होंने हॉस्टल के लिए रिक्वेस्ट किया है। हम इंशाल्लाह ताला बोर्ड में इसको लेके आएंगे। ये पहली दफ़ा मैं खुद विज़िट किया है, मैंने यौम पाकिस्तान उनके साथ बच्चों के साथ मनाया है, जो इस्लामाबाद वाला हमारा कॉलेज, और उन्होंने ये मसला उठाया है कि उनको हॉस्टल की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे दूर दराज से आते हैं, उनको रखने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये हम इसको सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये छोटा इशू है हॉस्टल के लिए इजाज़त देना, और इंशाल्लाह ताला ये जल्द सेटल हो जाएगा। लेकिन ये आप कह रहे हैं छोटा इशू है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में प्रॉपर तरीके से अगर हॉस्टल अगर मौजूद हो, बच्चियों के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए जो हॉस्टल बनाया, बच्चियों के लिए है सिर्फ 100 तालिबात नहीं है, बच्चों के लिए है हॉस्टल, है बच्चों के, सिर्फ 100 बच्चों के जो स्कूल है उसमें है ही नहीं। सर मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो बेचारे फैले हुए, कोई किसी देहात से, कोई किसी गांव से, और वहां से मतलब है कि अगर कोई गांव देहात में तो अपने डिस्ट्रिक्ट में, ये मैंने नोट कर लिया जी। तो ये गुजारिश है कि जो भी स्कूल बनाएंगे उसमें कोशिश करेंगे कि हॉस्टल की फैसिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि तारकीन के वतन के बच्चे अगर मुल्क से बाहर से आते हैं या लोकल आते हैं। सर एक मुझे मादत के साथ ही वक्त मेरा ख़त्म हुआ चाहता है, और मलिक साहब के साथ मुझे कोई एक और नशिस्त रखनी पड़ेगी। बहुत सारे सवालात और तशनगी अभी बाकी है, बहुत सारी बातें मलिक साहब की ज़ात के हवाले से मैंने करनी थी जो रह गई हैं। मलिक साहब आखिर में कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप मुख्तसर सा पैगाम देना चाहिए? जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो तारकीन वतन हैं उनकी जो गुजारिशात हैं उनको वज़ीर आज़म तक सामने लाएं। हम एक कन्वेंशन 20 साल बाद ये होगा, हम इंशाअल्लाह ताला एंड ऑफ द ईयर मुकर्रर कर रहे हैं, जिसमें नए आने वाले जो चैलेंजेस हैं आने वाले 20 सालों में उनका अहाता करेंगे, और वज़ीर आज़म साहब से इसके ऊपर जो है रिकमेंडेशंस लेंगे, ताकि हम अगला आने वाला जो तारकीन वतन का फ्यूचर है
उसको हम महफूज कर सकें। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। इंशाल्लाह अगले इतवार को आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा शाम 7 बजे। ये प्रोग्राम 6 बजे हुआ, लेकिन आइंदा से आप 7 बजे शाम को ये प्रोग्राम देखा करेंगे किसी और मेहमान के साथ। और इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि मलिक साहब के साथ एक नशिस्त और रखेंगे और बहुत सारे सवालात जो दोस्तों के थे जिनके जवाबात हम नहीं ले सके वो भी बातें होंगी मलिक साहब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।